नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत। जैसा कि आपको मालूम है, सीटेट का 18वां संस्करण 21 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाना है। इसको लेकर के बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ। आज एक छोटी-सी और रणनीति विषयक हमने वीडियो आपके लिए बनाई है। इसमें स्पेशली पेडागोजी को लेकर के हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पेडागोजी सेक्शन को कैसे आप अच्छे से डील कर सकते हैं, इन प्रश्नों के सहारे आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पेपर अभी जो लास्ट पेपर हुआ था 20 अगस्त 2023 को, उसका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के साथ बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी आप समझ पाएंगे बारीकी से। हमें ये लगा कि प्रश्न पत्र को देख करके आपको कैसे बेहतर तरीके से एग्जाम हॉल में रिएक्ट करना है और कैसे अपने आप को सुव्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करना है, ताकि आपके ओएमआर में उत्तर सही हो जाए। उस बात को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, इसके 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। बहुत छोटे में आप समझने की कोशिश करें कि कैसे हम एग्जाम हॉल में प्रश्नों को पढ़ें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो इस बात का ध्यान रखें कि पिछले जब से सीटेट हो रहा है तब से ही ये सृजनात्मक या सृजनशील चिंतन या रचनात्मक चिंतन या मौलिक चिंतन को बढ़ावा देने को लेकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बार भी ये फोकस एरिया है और इस पर कई प्रश्न पूछे हैं। तो देखें, सृजनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन उसे कहते हैं जिसमें बच्चा कुछ नया अपने ढंग से सोचता है, जिसको मौलिक चिंतन कहते हैं। अब वो इसमें से किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए कि वो मौलिक चिंतन कर सके? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? पहला। दूसरा है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? किसी स्थान का नाम पूछा है कि कहाँ से आता है। तो आपके देश में कुल कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ कितनी हैं? कितनी राजधानियाँ हैं? तो राज्य और उनकी राजधानियाँ पूछा है, ये फैक्ट पूछे हैं। इसमें भी फैक्ट पूछा है और इसमें भी फैक्ट पूछा है, स्थान का नाम। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो देश का नाम क्या है ये भी पता लग जाएगा। और ये गोलार्ध में कहाँ पर है, उत्तरी में या दक्षिणी में, मैंने नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये देखें, ये तीनों प्रश्न फैक्चुअल हैं, ये बच्चे को सोचने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इसमें देखें, उसे अपने मन से कुछ सोचने का मौका मिलता है। बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? तो जो उसे लगेगा उसके बारे में वो बताएगा, और क्यों हो सकता है अपने कारण भी बताएगा। तो देखें, हम ऐसे प्रश्नों को कहते हैं, इस पर पिछली बार बहुत सारे सवाल पूछे हैं, इसको कहते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न मतलब जिसमें बच्चे स्वेच्छा से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, वो होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। इनको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, या दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिनको कहते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। तो ये जो तीनों है ना, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का, ये बंद अंत वाले प्रश्न है। बंद अंत मतलब जिसमें विकल्प निश्चित है, या तो आप उसे जानते हैं या नहीं जानते। तो आप जानते हैं तो उत्तर लिखेंगे, नहीं जानते तो उत्तर नहीं दे सकते। पर ऊपर ये जो पहला है, इसमें ऐसी बात कही गई है कि हर बच्चा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बताएगा और उसका रीजन भी बताएगा। इसलिए ये मुक्त अंत वाले प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन समालोचनात्मक या रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है कि आलोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, एविडेंस की क्या भूमिका होती है इस चिंतन में? तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण के को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। और समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है, इनवैलिड है, ऐसा कह रहा है। और व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत राय को मान लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है कि व्यक्तिगत राय को माना जाए या समालोचनात्मक चिंतन को अप्रासंगिक मतलब गलत मान लिया जाए, और प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो सबसे अच्छा होता है कि हम प्रमाण को तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन करें। जो भी हमारे पास एविडेंस है उसके बारे में हम ठीक से सोचें। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम देखें कि कोई एक जानवर हमें दिखाई दे रहा है और वो सफेद रंग का है, तो सफेद रंग का जानवर है तो वो हाथी ही है, या हाथी जैसा दिखाई देने वाला कुछ और जानवर है?
अगर हमने कभी सफेद रंग का हाथी देखा है तो हम सफेद जानवर को देख करके दूर से ये अनुमान न लगा लें कि वह हाथी ही होगा, बल्कि हमें उसका उस प्रमाण का जो हमने आज तक सोचा है हाथी के बारे में, उस प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित विश्लेषण करना होगा, तभी वह अच्छा हो सकता है। तो अच्छा आलोचनात्मक चिंतन वही कहलाता है जो प्रमाण की के बारे में सुनियोजित व्याख्या करता है। तो इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा से हर साल 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस साल ये प्रश्न रहा कि इसमें क्या शामिल है? सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण एवं वर्गीकरण। विद्यार्थियों को पृथक्करण और वर्गीकरण की बात इसमें नहीं की जाती है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, तो केवल जहाँ लगा होता है वो ठीक उत्तर नहीं माना जाता है, तो आप ऐसे विकल्पों को पहले से अलग कर लें। और अगला लिखा है कि व्यक्तिगत अंतरों को पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ये देखिए, ये जो नई शिक्षा है ना, जिसको हम एनसीएफ के आधार पर कहते हैं, वो शिक्षा हमेशा लचीलेपन की बात करती है। तो उत्तर तो लगता है यही होगा, लेकिन एक बार ऊपर देख लें। देखिए, ये पृथक्करण की बात कभी भी जो नई शिक्षा आई है उसमें पृथक्करण की बात नहीं की जाती है, उसमें इंक्लूजन की बात की जाती है, सबको शामिल करने की बात। और सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या मतलब सभी को एक जैसा पढ़ाएंगे, एक जैसी गतिविधियां कराएंगे, तो ये तो कतई नहीं होता है, क्योंकि हम व्यक्तिगत विविधता के आधार पर करते हैं। अलग करने की बात नहीं करते, शामिल करने की बात करते हैं। केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात नहीं करते। इसलिए व्यक्तिगत अंतरों की पहचान करके परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन लाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उसमें देखें, एक तो अभिकथन दिया गया है, इसको हम असर्शन कहते हैं, इसलिए ये एब्रिविएशन में दिया गया है ए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। हाँ है, बिल्कुल। ये लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि सामाजिक संपर्क से भाषा को सीखा जा सकता है और भाषा से बुद्धि का विकास होता है, जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि भाषा की इतनी बड़ी भूमिका नहीं होती है। इसे ये भाषा के विकास को ईगोसेंट्रिक स्पीच का डेवलपमेंट कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये निज वाक होता है, प्राइवेट स्पीच होती है लेव वाइगोत्स्की। तो देखें, ये कह रहे हैं कि इनके दृष्टिकोण में भिन्नता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 4 का बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। देखिए, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, कह रहा है कि ये शिक्षक अवसर प्रदान करता है तो बच्चे स्वयं जानकारी जुटाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा तो होता है। बच्चे जो संरचनावाद है वो इस बात को मानता है कि बच्चों को केवल बाहर से ये बताना होता है कि उनके अंदर क्षमताएं हैं। शिक्षक केवल उन क्षमताओं के बारे में बताता है और बच्चे के अंदर वो क्षमताएं पहले से होती हैं, उनको विकास करना होता है। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में अंतर है, और बच्चे के अंदर ज्ञान होता है, उसको वो सीख लेते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए आंसर है क्या, दूसरे नंबर का। अच्छा, देखें कि पहले से ये विकल्प जो होते थे ना, इसमें क्या था कि ए पहला ऑप्शन होता था कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, और फिर होता था कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और फिर होता था ए सही है आर गलत है, फिर होता था कि आर सही है ए गलत है। लेकिन अब देखें, इनका क्रम बदला रहता है, इसलिए बहुत सतर्कता से आपको एग्जाम हॉल में इनको पढ़ना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आम तौर पर भिन्न होते हैं? तो देखें क्या क्या भिन्न होते हैं, किसमें? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों में क्या अंतर होती है? समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता और शारीरिक विकास की तेज गति। तो इसका आंसर देखें, ए बी सी, मतलब समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, और सी, यानी इसमें डी को छोड़ दिया, शारीरिक विकास की तेज गति, ये नहीं हो सकता। बी और सी मतलब सीखने की गति और समझ में अधिक निर्भरता, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता,
तो ऐसा नहीं होता है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता इनमें नहीं पाई जाती। किनमें? ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में। तो इसको ढूँढने का ना सही तरीका बजाय कि हम एक इन सबको पढ़ें, हम अगर इसे समझ लें कि इसमें जो सी ऑप्शन है ना ये गलत होगा, अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो आपको देखो ये भी गलत मिल जाएगा, ये भी गलत मिल जाएगा और ये भी गलत मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचेगा, क्या? डी, ए और बी, क्योंकि ऐसा प्रतिभाशाली बच्चों में दूसरों के लिए निर्भरता नहीं पाई जाती है। अगला, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता प्रभावित कर सकती है। हाँ, ऐसा तो होता है। सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिखा है सभी श्रवण बाधित को। और फिर लिखा है बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे के सुनने की अक्षमता श्रवण बाधितता को विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। तो चिल्ला करके हम उसका टेस्ट नहीं कर सकते। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो हमेशा वाला जो विकल्प होता है ना वो गलत होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा आपके पास ऑप्शन ए, श्रवण बाधिता बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। हाँ, संवाद मतलब कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब है जिससे वो दूसरों की बात को समझ सके और अपनी बात को कह सके। वाकई में जो सुन नहीं सकेगा तो उसकी ये क्षमता प्रभावित होगी। अगला 7वां प्रश्न है, समावेशन मतलब इंक्लूजन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डॉट डॉट में समान हैं जबकि डॉट डॉट में वे भिन्न हैं। तो इसका सही उत्तर देखें, संवर्धन और गतिवर्धन, संशोधन और समायोजन, गतिवर्धन और संवर्धन और समायोजन और संशोधन। तो इसका सही उत्तर बनेगा, देखें, समायोजन और संशोधन। तो पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान हैं जबकि संशोधन में भिन्न हैं। ठीक। अगला, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो ये देखिए संरचनावाद पर प्रश्न पूछ लिया, जो ये मानता है कि बच्चों के अंदर क्षमताएं पहले से होती हैं, टीचर केवल उनको बताता है। तो इन लोगों के अनुसार क्या सही नहीं है? कह रहा है ज्ञान व्यक्तिपरक है। हाँ, व्यक्ति के पास होता है, ये तो मानते हैं। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि अपने आसपास से हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं। व्यक्तिपरक होता है मतलब सब में सीखने की अपनी अपनी एबिलिटी होती है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। प्रभावी अधिगम के लिए बाहरी रूप से अधिगम की आवश्यकता है, ऐसा। और ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है। तो देखें, ये कहते हैं कि बाहरी रूप से प्रेरित करने की नहीं बल्कि आंतरिक रूप से प्रेरित करने की, प्रभावी रूप से अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को ये लिखा है बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इनको अंदर से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, बाकी ये सब खुद कर लेते हैं। बाहर से यदि हम दंड और पुरस्कार देंगे तो बच्चों में क्षमताओं का विकास नहीं होगा। तो ये गलत हो गया प्रश्न, ये ऑप्शन नंबर 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? देखिए, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना का कार्य पूरा करना। तो ये तो बाहरी अभिप्रेरणा हो गई जब हम शिक्षक को प्रभावित करने के लिए कोई काम कर रहे हैं। दूसरा, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। तो ये हो सकता है सही कि हम अपने आनंद के लिए बजा रहे हैं। डांट से बचने के लिए, देखो ये भी बाहर का हुआ। और पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी देखो बाहर का हुआ। तो ये तीनों बाहर की चीजें हैं। और जबकि ये जो है ये इंटरनल इंस्पिरेशन है, ये बच्चा अपने आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाता है। बी सही उत्तर। अच्छा, अगला 10वां है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन, पहला अभिकथन दिया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जाति के संदर्भ में जो उनके अंदर रूढ़िवादिता है उसको तोड़ना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और कारण लिखा है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात तो सही है। तो इसलिए क्या है कि ए और बी दोनों सही हैं तथा ये सही व्याख्या है। मतलब टीचर ही उनको समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित कर सकता है, इसलिए उनको जाति समूहों के बारे में ऐसा करना चाहिए। ठीक। आपको इन प्रश्नों को समझने में यदि कोई कठिनाई हो रही हो तो देखिए,
ऐसे प्रश्नों का आपको बार-बार अभ्यास करना ही एक सही तरीका है और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आप हमारे डेली आईएएस अकेडमी के ऐप पर जाकर के जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप ऐसे कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत कंफर्टेबली एग्ज़ाम दे सकें। और अगला प्रश्न, महारत यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर होता है? अगर आप लगातार पिछले सालों के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो देखेंगे ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें लिखा है महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित है, महारत लक्ष्य, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों को अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित है। तो ऐसा होता है। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड पाने के लिए तथा बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। तो ये बहुत हद तक मेल खाता है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। अच्छा, ये महारत लक्ष्य और ये देखें कि निपुणता यानी महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, मतलब महारत मतलब एक्सीलेंस हासिल करना, मतलब बेहतर बनना, सबसे बेस्ट बन करके दिखाना, इसको कहते हैं निपुणता लक्ष्य। और देखो, ये होता है प्रदर्शन लक्ष्य, मतलब कुछ भी हो जाए, हमें कुछ आए जाए या ना आए जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि एग्जाम में टॉप हो जाए। तो एग्जाम में टॉप करने वाला क्या करता है, वो बहुत कुछ सीखता नहीं है, बल्कि वो उतने प्रश्नों को बहुत अच्छे से रट लेता है, दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा काम कर लेता है, पर उसके अंदर स्किल नहीं होती, स्किल इसके अंदर होती है। तो उस आधार पर इन्हें समझें। तो इसका सही उत्तर देखें। अच्छा, तीसरा है महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है। हाँ, ऐसा होता तो है ये दूसरा वाला, लेकिन महारत लक्ष्य दूसरों के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ये नहीं होता। तो इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता 3 नंबर। महारत लक्ष्यों में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ को सुधार करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये दोनों आगे पीछे लिख दिए, ये गलत है। 4 नंबर 3 नंबर गलत है। तो महारत लक्ष्य विफलता से केंद्रित होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, और ये है महारत लक्ष्य अपने कौशल को सुधारने के लिए किया जाता है, और जबकि ये उच्च ग्रेड पाने के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा, डिवीजन लाने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, भाई बहन के रिश्तों डैश। पहला, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, ऐसा तो होता है। भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं, वो माता पिता और साथियों के साथ जो संबंध होते हैं उनसे अलग होते हैं, और उनके साथ ज़्यादा सामाजिकरण होता है। आपने देखा होगा, अक्सर दो भाई दो बहनें बहुत क्लोज रिलेशन में होते हैं, तो वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली अपनी बात कह पाते हैं, और उनकी भाषा भी एक दूसरे से बहुत प्रभावित होती है। और दूसरा है, माता-पिता और साथियों के संबंधों के समान होते हैं, तो समान तो नहीं होते। बाल्यावस्था और सामाजिकरण में महत्वपूर्ण होते हैं, ये तो ठीक है, पर समान नहीं होते। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बाद तक ही ऐसा होता है, उनके संबंध मजबूत रहते हैं, तो ये गलत हो गया। और उनकी सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं होती है, ऐसा नहीं है। सामाजिकरण में बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो ये गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत, तो ऑप्शन ए सही। आगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, विकास भिन्न-भिन्न दर से होता है, जबकि ये पशु, मनुष्य सभी जीवों में होता है। दूसरा, इसका कारण लिखा है, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। और देखिए, ये लगता है कि ये दोनों ही सही है और ये व्याख्या भी सही है। ये अंतर इसीलिए होते हैं कि हम अलग-अलग परिस्थितियों में होते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 14वां, और 14वां में पूछा है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये है कि
भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवांशिकी पर निर्भर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भाषा एक सामाजिक क्रिया है और समाज के बीच में रहने से सीखी जाती है। ऐसा नहीं कि हम जिस हेरिडिटी से आए हैं तो हमारे अंदर भाषा खुद ही आ जाएगी। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। हाँ, भाषा अनुभूति परस्पर संबंधित तो हैं, ऐसा कह तो सकते हैं, लेकिन फिर भी और विकल्पों पर विचार करें। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, तो ये अव्यवस्थित भी नहीं होता है और अप्रत्याशित भी नहीं होता है, तो ये भी गलत है और पहला भी गलत था। और भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, हाँ ये ज़रूर होता है। हम देखते हैं कि 2 वर्ष तक की अवस्था में भाषा अधिकांश रूप से सीखी जा चुकी होती है, तो इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना कैसे सिखाया जा सकता है, पूछ रहे हैं। तो उन्हें कई विकर्षणों मतलब डिस्ट्रैक्शंस में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें। कतई नहीं, डिस्ट्रैक्शन में जाएगा तो और भी नहीं पढ़ेगा। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करें, बिल्कुल नहीं, उसको अपनी कक्षा का पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, ऊंची क्लास का क्या पढ़ेगा। और सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड का उपयोग करें, बिल्कुल नहीं। अब उत्तर आपके पास एक ही बचा, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण से के माध्यम से उसे पढ़ाएं, भाषा सीखने का मौका दें कि वो ध्वनि के माध्यम से यानी सुन करके पढ़ने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। अगला 16वां, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, देखें, बोध आधारित शिक्षण इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग कब होगी, जब जब शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो मानक निर्देशों पर ध्यान तो नहीं होगा, उनके लिए सबके लिए अलग अलग तरह का करना पड़ेगा। मानक मतलब स्टैंडर्ड, सबके लिए कॉमन, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। तो शिक्षार्थी कभी भी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता रिसीवर नहीं होते हैं, इनएक्टिव रिसीवर कह रहा है, इनएक्टिव रिसीवर नहीं होते ये एक्टिव रिसीवर होते हैं। तो ये भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। आप एग्जाम हॉल में ये गलत का प्रयोग करें तो आपको सही उत्तर छाड़ने में बहुत आसानी होगी। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान पर निर्माण कर सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है, अगर बोध आधारित आप शिक्षण करेंगे तो इसका निर्माण ज़रूर हो जाएगा। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में जब विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल किया गया है, ये कतई नहीं होता है शिक्षार्थी कम जानते हैं। संरचनावाद मानता है कि शिक्षार्थी अधिक जानते हैं। तो सी इसका आंसर। 17वां, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, कतई नहीं हो सकता। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने के लिए हतोत्साहित करे, लिखा है, हतोत्साहित तो करना ही नहीं है, डिमोरलाइज कतई नहीं करना है। और सुलझाना छोड़ दे ऐसा भी कभी नहीं कहना है एक अच्छे टीचर को। और उसे उत्तर प्रदान करके, और उत्तर प्रदान करना ये कोई समाधान नहीं होता है। बच्चों को आपको उत्तर नहीं प्रदान करना है, बल्कि उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना है। तो आप हमेशा उन्हें मंथन करने के लिए कहेंगे और उनको नए विचार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला 18वां प्रश्न, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है, किस पर। तो 18 नंबर का ये प्रश्न ये बता रहा है कि कक्षा में सजा और शर्मिंदगी इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, गलत है। सहकारी अधिगम इसका प्रयोग तो होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी लोकाचार ये नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी लोकाचार मतलब दूसरे को दिखाने के लिए व्यवहार करना, ये भी नहीं होना चाहिए। और अनुबंधन और पुनर्बलन तो ये भी नहीं होना चाहिए, जबकि ये बहुत सही है, सहकारी अधिगम होना चाहिए कक्षा में, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए। इसका सहकारी अधिगम का मतलब हुआ कोऑपरेटिव लर्निंग, मिलजुल करके सीखें, ऐसा। लेव वाइगोट्स्की का मानना है कि विकास प्रकृति से असंगत है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम स्वरूप आता है, और हम सब जानते हैं कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से विकास होता है, ऐसा लेव वाइगोट्स्की ने कहा है। आप
इसके डिटेल से वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। वहाँ हम आपको इस तरह के टॉपिक लेविट्सकी हैं या पियाजे हैं या कोहलबर्ग हैं, उनकी थ्योरीज के बारे में विस्तार से बताएंगे। 20वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं और उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों में जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और इस कारण उनकी आलोचना की गई थी पियाजे की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो होती है ना, बुद्धि सब बच्चों में एक जैसी होती है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं, सारी दुनिया में एक जैसी होती हैं। बच्चे अगर 2 साल के हैं तो एक जैसे ही होंगे, वो चाहे स्वीडन कनाडा में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया भारत में हो, कहीं पर भी हो। तो ऐसा नहीं होता। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? ये लिमिट क्या है, मतलब उसकी कमजोरी क्या है पियाजे के विकास सिद्धांत की? तो अक्सर आप देखोगे हर साल पियाजे से 2-3 प्रश्न, ऐसे ही लेविट्ज़की से 2-3 प्रश्न और ऐसे ही कोहलबर्ग से 2-3 प्रश्न रहते हैं। तो ये वाइगोट्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लें। इसके नोट्स आप चाहें तो कुछ सीमा तक आपको हमारे ऐप पर भी मिल सकते हैं, अन्यथा आप उसको अकेडमी से ले सकते हैं। तो उनमें आपको विस्तार से मिलेगा, बहुत कम 1-2 पेज में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। प्रश्न हमेशा उसी से पूछे जा रहे हैं। ठीक। तो इनकी इनकी पियाजे की जो सिद्धांत की सीमा थी वो ये थी कि क्वेश्चन नंबर 21 में वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं और वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान नहीं देते हैं और संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका पर ध्यान नहीं रखते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर ध्यान नहीं रखते हैं। यही हम जानते हैं कि उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि वाइगोट्स्की इसे मानते हैं। वाइगोट्स्की मानते हैं लेकिन पियाजे नहीं मानते। 22वां प्रश्न है अगला, और इसमें पूछा गया है कि एक कथन है, प्रत्येक वर्ष लता लता किसी महिला का नाम है जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स की अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है हर साल। और क्योंकि लैंगिक यानी जेंडर अंतर जन्मजात हैं और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं होते हैं। देखिए क्या बात कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि महिला गणित के प्रोफेसर, अमूमन ये माना जाता है ना कि महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं, तो ये क्या करती हैं कि जो गणित की महिला प्रोफेसर उन्हें बुलाती हैं अपने यहाँ, और देखिए एक पुरुष को बुलाती हैं जो नर्स है। तो अमूमन पुरुष नर्स नहीं होते, लेकिन ये इनको बुला करके ये चाहती हैं कि बच्चों में ये बात फैले कि किसी में कोई क्षमता कम नहीं होती, महिलाएं भी वो कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं और पुरुष वो कर सकते हैं जो महिलाएं करती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी जैविक पहचान है, जैविक पहचान मतलब स्त्री पुरुष या नपुंसक होना, थर्ड जेंडर होना, वो हमारी जैविक पहचान है, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, उसे सेक्स कहते हैं। और जबकि यहाँ पर देखिए दूसरे में क्या कह रहा है कि जो जेंडर है ना, लिंग जो है, जिसे हम जेंडर कह रहे हैं या लिंग कह रहे हैं, वो एक सामाजिक अवधारणा है, मतलब जन्मजात नहीं होती। देखिए यहाँ लिख दिया कि ये जन्मजात होती है और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं की जाती है। तो लिंग तो जन्मजात नहीं होता है, समाज से अधिगृहित होता है। तो इसमें जो दूसरा कथन है ना, बिल्कुल गलत है, पहला कथन सही है। तो ऐसा जो भी उत्तर होगा वो सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, तो प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चा कैसा होता है? तो लिखा है अधिक प्रश्न नहीं पूछता है। तो ऐसा तो नहीं होता, अधिक प्रश्न तो पूछता है प्रगतिशील कक्षा में बच्चा। तो अगले में लिखा है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। हाँ, ये बात सही है, पूछते हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, हाँ ये भी होता है, आपस में भी प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी होता है। तो प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे बच्चा, ये सब होता है। तो ए छोड़ करके तीनों होंगे, तो बी सी डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24वां, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है?
जेंडर भूमिकाएं और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी इन्हें सीखा जाता है, यही इसका उत्तर होगा। देखिए ए, इसको जेंडर भूमिका कहते हैं, इस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से जुड़ी हुई अपेक्षाओं को। ये पहले भी कई बार पूछा गया है, ये जेंडर चैप्टर से, और जेंडर चैप्टर से लगातार क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। तो इसमें बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जेंडर भूमिका ना एक ही जगह है। आगे 25 नंबर, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन जिसमें है वो कौन सा कथन है, ऐसा पूछा गया है। तो देखें, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है लिखा, ये होती है, गलत है। बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है लिखा, ये भी होती है, भी गलत है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है लिखा है, ये भी नहीं होता। तो बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल जाती है, ये सही उत्तर है। जब भी आप ऐसे देखें ना ये प्रश्न, ये जैसे इसमें लिखा है प्रभावित नहीं करती, नहीं करती, तो ये अमूमन ये गलत होते हैं प्रायः, और ये एकमात्र वाले या केवल वाले विकल्प तो गलत हुआ ही करते हैं। तो इस बात को थोड़ी सावधानी से आप देख सकते हैं, ये सब स्ट्रेटजी आपके एग्जाम हॉल में काम आएगी। अगला प्रश्न 26वां, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा को की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो आपको ध्यान होगा कि सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि का स्पीयरमैन ने एक सिद्धांत दिया था, जिस सामान्य बुद्धि को वो जी कारक कहा करते थे। तो इसका वैकल्पिक सिद्धांत दिया था हमें हार्वर्ड गार्डनर ने, और इन्होंने कहा था कि बुद्धि ये दो ही प्रकार की नहीं होती है, सामान्य और विशेष नहीं होती है, बल्कि बुद्धि 9 प्रकार की होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन द्वारा किस विषय पर की गई थी? तो ये था नैतिक तर्क के लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। ऐसा ही था कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांत दिया, जो विकास का नैतिकता आधारित सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने तीन तीन चरण और 6 स्तरों की बात की थी, उसमें उन्होंने इस लिंग की विभिन्नताओं की उपेक्षा की थी, उसे इग्नोर कर दिया था। इस कारण गिल्गिन ने इनके सिद्धांत की आलोचना की थी। हालांकि बाकी प्रश्न ऑप्शन देख लें, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करते, जबकि विश्लेषण इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है। नैतिक विकास की एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, ये भी इन्होंने कहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है, ऐसा भी नहीं है, इन्होंने प्रैक्टिकल भी किया था, तो ए इसका आंसर है। अगला 28 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि देना, ये तो कतई गलत हो गया। ग्रेड देने से ऐसा नहीं है कि उनमें ये समझ, अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन देखें, और विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना, याद करने के लिए पाठ सौंपना, इसको तो बहुत अवॉइड किया गया है हमारे यहाँ एनसीईआरटी में, ये नहीं हो सकता। और विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश देना, मतलब खाली कहना कि तुम ये कर लो और ये समझ लो, तो ये भी नहीं होता। इसका सही उत्तर है बी। 29 नंबर, अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपने देखा होगा इस तरह का ये तीसरा प्रश्न है इस पूरे में, और इनको समझना जरा कठिन होता है। इसमें कथन कारण को अलग-अलग सही भी समझना है और उसमें बताना है कि ये सही कारण है कि नहीं है। तो पहला कथन लिखा है, शिक्षकों की संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। मतलब किसी चीज से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उनको उदाहरण कहते हैं, जो उससे अलग है उनको गैर उदाहरण कहते हैं। तो बच्चों को तो ये जानना ही चाहिए कि जो वो समझ रहे हैं उसके उदाहरण क्या-क्या हो सकते हैं और क्या-क्या नहीं हो सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लें सड़क यातायात, तो सड़क यातायात में वो शामिल है जो वायुयान नहीं है। वायुयान मतलब हवा में उड़ने वाला। तो बच्चा ये तो समझे कि जो सड़क पर चल रहा है वो इसका उदाहरण है सड़क यातायात का। जो नहीं चल रहा है, जो समुद्र में तैर रहा है, वो समुद्री यातायात का। तो उसका उदाहरण समुद्री यातायात नहीं है, इससे उसे पता चलेगा कि सड़क यातायात क्या होता है।
तो ये गैर उदाहरण की बड़ी भूमिका होती है समझने में। अब इसका कारण दिया उसने, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, लिख दिया। ऐसा नहीं होता। गैर उदाहरण भ्रमित नहीं करते और स्पष्टीकरण लाते हैं, तो ये गलत हो गया। केवल ए सही है और केवल ए सही है, आर गलत है वाला पहला ही विकल्प आपके पास है। 30वां और आखिरी प्रश्न इस श्रृंखला का, जो अभी अगस्त 2023 में 20 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था, तो पिछला पेपर जो है उसका अंतिम प्रश्न पेडागॉजी सेक्शन का, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप को। ऐसा नहीं होता। पहले अवधारणा बताएँ और फिर फिज़िकली प्रेज़ेंट करें, तो फिज़िकली हर चीज़ को नहीं बताया जा सकता। पहले उस पर चर्चा करें, जिसके बाद विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर जाएँ तो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। नहीं, ये गलत हो गया, ये उल्टा क्रम हो गया। जिसे पहले जानते हैं उसे पहले बताना होगा, फिर जिसे नहीं जानते उसे बताना होगा। तो पहले दोनों गलत हो गए हैं। और पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें, फिर उसकी बारीकियों पर जाएँ, ये तो होगा। देखिए, ये होगा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहले बड़े के बारे में बता दें और फिर सूक्ष्म चीज़ों के बारे में बताएँ, ये उत्तर होगा। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें, तो ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है 3। तो इस तरह से आपको लगातार ये कुछ प्रश्नों का अभ्यास करके जाना होगा और सीटेट पास करने का सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास करें, बजाय कि किसी स्टडी मटेरियल या बुक को पढ़ें। आपके पास बिल्कुल सीमित समय है, केवल और केवल प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए। इसलिए आपके लिए आगामी एग्ज़ाम बहुत सफलता का कारण बन जाए, हमने अपने डेली आईएएस अकेडमी के ऐप पर, प्ले स्टोर के ऐप पर इस तरह की टेस्ट सीरीज़ डाली है, जिसे आप निःशुल्क वहाँ पर से अपलोड करके उसे दे सकते हैं और उसमें अपनी रैंकिंग को देख सकते हैं। वह आपके लिए बहुत उपयोगी और कारगर साबित होगा और आपको पता लगेगा कि उसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। तो हम ऐप के माध्यम से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि 21 जनवरी 2024 को जिस दिन आपका पेपर है, उस दिन आपको सभी प्रश्नों के सही उत्तर शाम तक दे दें। इसलिए आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं, उससे आप अपनी स्थिति को, अपने रैंकिंग और रिज़ल्ट को देख सकते हैं कि आप 90 प्लस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपका रिज़ल्ट कैसा आने वाला है। तब तक के लिए हम आपको परीक्षाओं की बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं। गुड लक टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।